मेरे काले कोट वाले बहनों और भाइयों, मेरा फख्र हो आप लोग। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मैं आज पाकिस्तान बनाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान बचाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान के आईन के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान के कानून के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान की सलामती के जामिन बहनों और भाइयों के पास आई हूं। और मैं आज इस कदर खुश हूं कि जिस जमात का इतना मुतहर्रिक, इतना जज्बा रखने वाला लॉयर्स विंग हो, उस जमात को कभी आंच नहीं आ सकती। और यकीन मानो, मुझे पता नहीं था कि काले कोट वाले मेरे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी बड़ी तादाद काले कोट पहनने वाली बहनों की भी है। वो खड़ी है माशाल्लाह। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के पास आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मोहसिन शाहनवाज रांझा, तलाल चौधरी, अनुषा रहमान जैसे वकला भी मौजूद हैं, दानियाल चौधरी जैसे वकला भी मौजूद हैं। और मेरा आज पहला डायरेक्ट इंटरैक्शन है आपसे, लेकिन मैं आपको मेरी जान पहचान आपसे तब हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को दफ्तर से निकाला गया और उन पर झूठे मुकदमात कायम हुए, मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए। और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो है वो पानी पानी हुए होते थे। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। और अभी मैं जब कन्वेंशन के अंदर आ रही थी तो मैंने एक प्लैक कार्ड देखा जो एक वकील ने उठाया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये मोहब्बत भरा ट्रक हमारी बहन मरियम नवाज के लिए। हमारे पास वो वाले ट्रक नहीं है जो फवाद चौधरी साहब के पास है। हमारे पास सिर्फ वो ट्रक तहरीके इंसाफ के पास है। हमारे पास तो आइन का ट्रक है, कानून का ट्रक है, वकला का ट्रक है, काले कोट वालों का ट्रक है। इस्माइल नो बाद में पाकिस्तान की, मेरे भाइयों, आप सबसे बेहतर ये बातें कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 40 साल पाकिस्तान के अंदर आमरीत रही है। आमरीत क्यों रही है पाकिस्तान में? किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। उसकी वजह है 4 डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, 10-10 साल उन्होंने धौंस से, धांधली से, जोर से, ताकत से पूरे किए। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। और सितम ज़रीफी इस बात की, सितम ज़रीफी ये नहीं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे, सितम ज़रीफी इस बात की कि ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे,
दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। और सितम ज़रीफी ये नहीं कि डिक्टेटर्स के आगे खड़े नहीं हुए, उनके आगे बंद नहीं बांधा। सितम ज़रीफी ये कि उनको वैलिडेशन दी, उनको कहा डट के हुकूमत करे, कभी पीसीओ कभी एलएफओ। जब निकाला मुंतखब वजीर आजम को निकाला, जब धमकाया मुंतखब वजीर आजम को धमकाया। कल नवाज शरीफ साहब की बात सुनी थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैसेज आया जज का कि ये मेरा काम कर दो वरना अडयाला जेल आपका इंतजार कर रही है। वकला से मैं कहती हूं, मुझे हाथ उठाकर बताएं, क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब किया अवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया। और जब वो पीसीओ और एलएफओ के नीचे हल्फ ले रहे होते थे, उस वक्त मुंतखब वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर उसके हाथ सीट से बांधकर जहाज में अदालतों में ले जाया जाता था। आपका जोर सिर्फ अवाम के, एक सेकंड बेटा, आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजमों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लकब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लकब मिला? तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। डिक्टेटर्स को जब भी निकाला, वकला ने निकाला, अवाम ने निकाला। और आप सबसे बेहतर कौन जानता है, आप उस जिद्दोजहद में नवाज शरीफ और सियासी क़यादत के साथ शामिल रहे हैं। जब मुशर्रफ डिक्टेटर ने, अब वो अल्लाह ताला के पास चला गया है, तो वो मामला भी अल्लाह ताला के पास चला गया है। जब उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर, बाल खींचकर घसीटा था शाराए दस्तूर के ऊपर, और विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन 60 जजों को घर में भेज दिया। ना सिर्फ घर भेजा बल्कि घरों में कैद कर दिया, घरों में मैसूर कर दिया। तो उस वक्त वो जजेस को छुड़ाने कौन आया था? उस वक्त प्लीज एक मिनट, प्लीज नारेबाजी बाद में, प्लीज बात के अंदर तसलसल नहीं रहेगा तो बात नहीं हो सकेगी। उस वक्त भी अदलिया को एक डिक्टेटर के जुल्म से बचाने के लिए नवाज शरीफ एक अवामी वजीर आजम सामने आया, अवाम का नुमाइंदा सामने आया, और वकला ने साथ दिया और अदलिया बहाल हुई, जजेस बहाल हुए, अदल बहाल हुआ। तो मैं, और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जज ने जुर्रत की, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सेठ वकार, उसने पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जज था जिसका नाम तारीख में जिंदा रहेगा, रहती आने वाली नस्लों में जिंदा रहेगा। उसने जुर्रत की और मुशर्रफ को, डिक्टेटर को सजा सुनाई। फिर क्या हुआ? फिर इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे वो अदालत जिसका जज सेठ वकार था, उस अदालत को लपेट दिया गया। उस अदालत को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। ये 1970 या 60 की बात नहीं करी, अभी चंद साल पहले की मैं बात कर रही हूं।
और फिर जब ये अभी वो भी बात करते हैं, जब ये अभी केस चल रहा था इलेक्शन का अदालत में, तो मैं टीवी देख रही थी, टिकर्स आ रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब एक मुंतखब वजीर आजम को, करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को एक एक्सपायर्ड इकामा रखने पर उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको उस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब बाप का साथ देने पर, असूल का साथ देने पर, पाकिस्तान के आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए स्टैंड लेने पर लोगों की बहू बेटियों को उठाकर सजाए मौत की चक्कियों में फेंका जाता था। आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब राना सनाउल्लाह पर मंशियात का शर्मनाक केस बना, और ना सिर्फ केस बना, बल्कि जब इनका जमानत का केस था, जज सुन रहा था, जज उठ के अंदर गया, व्हाट्सएप पे कोई फैसला आया, वापस आए तो जज ही बदल गया। और जब पूरी मुस्लिम लीग नून को चुन चुन के, ये तलाल चौधरी आपके सामने यहां बैठा है, चुन चुन कर सच बात करने पर, हक बात करने पर, जमहूरियत की बात करने पर, आइन और कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया, या फिर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई, कहा गया तहरीके इंसाफ ज्वाइन करो या फिर पार्टी का टिकट छोड़ दो। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था जब 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के आवाम की जो राय थी उस पर शब खून मारा गया, नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। तब आप जज्बाती नहीं हुए? तब आप जज्बाती नहीं हुए जब मैं जेल में थी। मैं अपनी बात आपको बताती हूं, मैं 5 महीने अडियाला में बेगुनाह कैद रही और 5 महीने में नैब में आई वॉज द फर्स्ट एवर वुमन टू बी नैब्स गेस्ट। और आप जानते हो कि मेरे पे वो मुकदमा जिसमें मुझे 60 दिन नैब में 57 डेज रखा, उसके बाद 3-4 महीने मुझे कोट लखपत जेल में रखा, आप जानते हो वो रेफरेंस आज तक फाइल नहीं हुआ। उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए? उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए जब आपके ब्रदर जजेस के ऊपर, वो जज जिनको आइन और कानून पर चलने की पादाश में उनकी फैमिलीज को सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रही हूं मैं ना उनको जानती हूं ना उनकी वाइफ को जानती हूं, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि क्योंकि वो एक हक और कानून पर चलने वाला जज था, कानून पे, आइन पे चलने वाला जज था, वो इनके रास्ते की रुकावट था, वो इमरान खान के रास्ते की रुकावट था। मैं ये आज हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद ऑपोजिशन की, गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की थी। बात यह कि आप क्वालिटी ऑफ जजेस देख लें, यहीं से आपको पूरा मुकदमा समझ आ जाएगा। जो 3-4 जजेस इमरान खान के साथ खड़े और वो बाकी अक्सरियत जो आइन के साथ और कानून के साथ खड़ी, आप उनकी क्वालिटी देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा हक पे कौन है और गलत बात कौन कर रहा है। और फिर अभी सहूलतकारी की बात करते हैं, और फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जिन्होंने जनरल फैज के हाथों यरगमाल बनने से साफ इनकार कर दिया। वो शोर शॉट चीफ जस्टिस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन शाबाश है कानून के ऐसे मुहाफिज के ऊपर जिसने उस वक्त के DGISI को के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। उसने कहा नाइंसाफी नहीं करूंगा।
वो रिटायर हो गए और अभी तक उनका मुकदमा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में लटका हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था। और चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने ताना दिया जब पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर आइन और कानून की बात कर रहे थे, तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे, वो जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। पूरी हुकूमत, पूरी जो स्टेट है, पूरी जो निजाम अदल है, वो उस कोशिश कर रही है कि वो कोर्ट में पेश हो जाए, वो कोर्ट में पेश होके नहीं देता। और फिर जब जाता है तो जत्थे लेकर जाता है। वो जो जंगला गाड़ी बनवा ली है ना, उसके जंगले के ऊपर लोग खड़े होते हैं जिन्होंने क्लाशनिकोव पकड़ी होती है, उस तरह वो कोर्ट में जाता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या वो पीपल्स पार्टी हो या JUIF हो या कोई भी जमात हो, मुझे बताएं जत्थे किस जमात के पास नहीं है? कौन जत्थे लेकर अदालतों पे नहीं जा सकता? सब जा सकते हैं। लेकिन आप यकीन करो, जिस तरह ये ईवल नेक्सस सोचता है, हम तो सोच ही नहीं सकते। हम तो हमेशा आइन की बात करते रह जाते हैं, कानून की बात करते रह जाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस साहब यही प्रेसिडेंट सेट होना है कि जज ज़ेबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आपकी तस्वीर पे इसने जूते बरसाए, अगर यही प्रेसिडेंट सेट होना है तो फिर आने वाले वक्तों में इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर कोई यही करेगा। फिर मतलब आप इस रिवायत को फरोग दे रहे हैं कि जत्थे लेके अदालत पे हमला आवर हो जाओ, हथियार लेकर अदालत पे हमला आवर हो जाओ, दहशतगर्द लेकर अदालत पे हमला आवर हो जाओ, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको, उनके सर तोड़ो, आइन तोड़ो, कानून तोड़ो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि आप जत्थे लेकर आ गए। आप लोग आइन और कानून के रखवाले, मुझे बताएं ये रिवायत किसी भी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है? और आइन शिकनी से मुझे याद आया कि 5-0 से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि इमरान खान और उसकी जमात ने आइन तोड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या आइन तोड़ना इतना छोटा जुर्म था आपकी नजर में चीफ जस्टिस साहब, कि आइन तोड़ने वालों को आपने खुली छुट्टी दी कि हाँ आपने आइन तोड़ा है, फैसला आपके खिलाफ आया है, लेकिन आप स्कॉट फ्री है, जाओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा? क्या आइन तोड़ना इतना ही छोटा जुर्म है? और मैं ये पूछती हूं कि जब आप लोग वकलाओ, आप बेहतर जानते हो कि जब एक कोर्ट के अंदर केस आता है कत्ल का, कत्ल एस्टैब्लिश हो जाता है, कातिल कोर्ट में खड़ा होता है या अदालत की रसाई में होता है, अदालत कहती है कत्ल हुआ है, फलां जगह हुआ है, फलां वक्त हुआ है और इसने किया है, और उसके बाद अदालत उस कातिल को छोड़ दे, तो क्या कहेगा ऐसे निजाम अदल पे इंसान? और वहां से उसको शय मिली, उसको पता चल गया मैं कुछ भी कहूं मेरे 2-3 सहूलतकार जो है वो मुझे बचा लेंगे। और आप देखो लॉन्ग मार्च जब हुआ, लॉन्ग मार्च में इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शारा दस्तूर पर इमरान लॉन्ग मार्च लेकर नहीं आएगा। वो आया, उसने डिफाई किया, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया हो सकता है इमरान को इतला ना मिली हो। पूरी दुनिया पिछले दिन टीवी पे देख रही थी कि वो पूरी दुनिया के सामने ट्रक पे चढ़ के कह रहा था कि हाँ चीफ जस्टिस साहब ने इजाजत दे दी, हम जा सकते हैं शारा दस्तूर पर। झूठ बोल रहा था। और अगले दिन आपने अदालत में कहा कि हो सकता है उसको इतला ना मिली हो। और उसके बाद जब वो आए, उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका गुस्सा उन्होंने इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट्स पे निकाला, इस्लामाबाद की मेट्रो पे निकाला, वहां आगे लगा दी।
जब ये वीडियोस सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो अता बंदयाल साहब ने फरमाया हो सकता है आंसू गैस की वजह से ग्रीन बेल्ट्स में आग लग गई हो। लोग दम बखूद रह गए, दांतों में लोगों ने उंगलियां दबा ली। कभी किसी ने ये देखा नहीं, कभी किसी ने ये सुना नहीं। आपने खुद उस आइन तोड़ने वाले दहशतगर्द को आपने हौसला बढ़ाया, उसको तकवीयत दी और आज वो पूरे मुल्क में फितना और इंतशार पैदा कर रहा है। अगर आपने तब इस फितना और इंतशार और फॉरेन फंडेड फितने का रास्ता रोका होता तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, पाकिस्तान में ये सब कुछ ना हो रहा होता। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि मुकदमात असली हैं तो कहीं लाडले को सजा ना हो जाए, कहीं फॉरेन फंडिंग पे सजा ना हो जाए, कहीं तोशा खाना की उस पे सजा ना हो जाए, चोरी पे, कहीं टिरियन खान वाले मुकदमे में सजा ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। 4 साल जब उसको इक्तदार मिला, उसके दिन रात उसका टोटल विजन ये था, दिन रात उसके इसी बात पे सोचते सोचते गुजरते थे। किसी का पंखा कब उतारना है, किसी का बिजली का बल्ब कब उतारना है, किसी का एसी कब बंद करना है। वो इंतकाम में अंधा शख्स, दिमागी तौर पे मजूर शख्स, कम ज़र्फ आदमी, जिसने आज आप कहते हो महंगाई है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, आटे के लिए लाइनें नहीं लगी हुई, फ्री आटा लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। और आप ये देखो शहबाज शरीफ, मैं ऑनेस्टली मेरे दिल में एक मुझे फख्र होता है शहबाज शरीफ के ऊपर। इन हालात में जब फाइनेंशियल क्रंच है, IMF जो है वो आपके सर पे सवार है, ऐसी हालत में भी शहबाज शरीफ ने 10 करोड़ आवाम को फ्री आटा देने का तहिया किया। और आपने कहा आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, तो मैंने कहा आटे के लिए लाइनें छोटी हैं, इंसाफ लेने वालों के लिए लंबी लाइनें लगी, वहां भी तवज्जो करें जरा। और मैं खुद, मुझे पता है बसों में लोग क्या बात कर रहे हैं, जो साइकिल पे मोटरसाइकिल पे आटे के बैग्स रख के, फ्री आटे के बैग्स रख के जब वो घर जाते हैं तो वो क्या बात करते हैं, वो हाथ उठा के शहबाज शरीफ को दुआ देते हैं। 2017-18 में साकिब निसार, जनरल फैज हमीद, सबसे बड़ा मुजरिम जानते हो कौन है? सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो आज मुंह छुपा के घर में बैठा हुआ है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जिसने नवाज शरीफ को, जिसने इमरान खान को कहा, जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च और लॉकडाउन जो है वो नाकाम हुआ, इमरान को कहता है बाहर क्या बजर की ठोकरें खाते हो, मेरे पास एप्लीकेशन लाओ। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसने एक इकामा पर नवाज शरीफ को निकाला। तुम चुप करके बैठ जाओगे आसिफ खोसा, इसका यह मतलब नहीं कि कौम को तुम्हारे जुराइम का पता नहीं है। और जो किरदार 2017 और 18 में साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज हमीद ने अंजाम दिया, आज वही सहूलतकारी इस बेंच ने अपने जिम्मे ले ली है और अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। जो आपके ब्रदर जजेस जो फैसला नहीं मान रहे बल्कि उस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं 1 मैन शो ना मंजूर, आपके ऑफिस का और आपकी ताकत का, आपकी कुर्सी का जो गलत इस्तेमाल है वो ना मंजूर। वो ये कह रहे हैं कि अक्सरियत का ये फैसला नहीं है, अकलियत का फैसला है। जो फैसला आपके ब्रदर जज नहीं मान रहे, वो कौम को कहा जा रहा है वो फैसला मानो। और ये वो फैसला जो है, मैं ये बता दूं, और फिर आपने जब वो बात उठाई गई तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मैंने बेंच से किसी को बाहर नहीं रखा। जो बेंच में जजेस शामिल थे उन्होंने जब इतराज उठाए, ये जरा बहुत ध्यान से सुनने की बात है, तो उन्होंने फैसला जो है इतराज उठाया, लेकिन उन्होंने बेंच में शामिल या ना शामिल करने का फैसला मुझ पे छोड़ दिया। जब उन जजेस ने फैसला आप पे छोड़ दिया तो आपने क्या फैसला किया? आपने चुन चुन कर वो जजेस जिन्होंने फैसले पे इतराज किया था या जिन्होंने इतराज किया था कानूनी नुकात के ऊपर, उनको आपने बेंच से बाहर बिठा दिया
और वही हमनवा और हम ख्याल जजेस को अपने बेंच में डाल दिया। ये फैसला किया आपने। जजेस ने जब आप पे फैसला छोड़ा तो आपने ये फैसला किया। और आप देखो हर बेंच में वही जज शामिल। वो जज 2017-18 में नवाज शरीफ का मॉनिटरिंग जज था। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वो नवाज शरीफ साहब के और मेरे मुकदमात पे हमारे सर पे मॉनिटरिंग बेंच बना के वो जज बन के बैठे हुए थे। और आपको पता है कि दूसरे जो जज हैं उन पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात। और एक जज पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं जिनका आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरे जज पर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, क्या नाम है उसका, वो ट्विन टावर, उसमें हैंकी पैंकी के संगीन इल्जामात हैं। नस्ला टावर तो आपने गिरा दिया क्योंकि वो बेचारे गरीब लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का टावर था। 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टावर है वो आज भी खड़ा है। ये आप ये देख लो। फिर हर बेंच में वही जज। और फिर ये जो बात है ना, ये इस फैसले से शुरू नहीं होती। अगर ये बात होगी तो उस फैसले से होगी जिसमें आपने आइन को रीराइट किया। आप आइन के मुहाफिजों में से हैं। आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया है। और आपने क्या किया? आपने इमरान खान को 25 अरकान देने के लिए आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया, वायलेट कर दिया। और वो 25 अरकान जो है इमरान खान को दिए, उसको पंजाब की हुकूमत प्लेटर में रख के दी कि लो बेटा तोड़ दो। क्योंकि वो एक टाइमलाइन बनाई हुई है ना कि तब तक इंतखाबात होने जब तक ऊपर सहूलतकार बैठे, और कहा तोड़ दो। वो पहला पाकिस्तान का आज कल ये केस है जिसमें जो चीफ मिनिस्टर था चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने कहा कि मैं तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहता था। वो देखता रह गया और इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी। उसको प्लेट में रख के असेंबली दी गई कि लो बेटा तोड़ो। अदलिया की सबसे बड़ी तारीख में तौहीन तब हुई जब फवाद चौधरी की ऑडियो सामने आई जिसमें उसने कहा कि कोर्ट के बाहर ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक क्या होता है? ट्रक क्या होता है? और उसके बाद हम नहीं जानते ट्रक क्या होता है, लेकिन ट्रक कोई ऐसी चीज होता है जिसकी बात खुलेआम पब्लिकली नहीं की जाती, उसको किसी कवर में छुपाया जाता है, वो ट्रक होता है। और आपको सुओ मोटो तब लेना चाहिए था जब यास्मीन राशिद की ऑडियो सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट विच साडे बंदे बैठे हुए ने। वो खुलेआम ये बात कर रही है, प्लीज, वो खुलेआम ये बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आप हमारे बंदे बैठे हुए हैं। आपको सुओ मोटो तब लेना चाहिए था जब चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो सामने आई, जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी से मुलाकात के लिए जा रहे थे और जिन्होंने कहा कि मेरा केस जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के आगे लगाओ क्योंकि वो साडा बंदा है। और उसके बाद आपने जब बात की उन ऑडियो लीक्स की, तो आपने इन बातों को टच ही नहीं किया कि ऑडियो लीक्स में कहा क्या जा रहा है। कौम वो इंसाफ देखना चाहती थी। आपको चाहिए था कि उन जजेस को कहते कि स्टेप असाइड करें, जब तक आपके मुकदमात का और संगीन इल्जामात का फैसला नहीं होगा ये कोर्ट आगे नहीं चलेगी। अदलिया की इज्जत जो है वो उसकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से होती है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अदलिया की जो इज्जत है वो धौंस और धमकी से नहीं होती कि कंटेम्प्ट लग जाएगी इसलिए इज्जत करो। अदलिया की जो इज्जत होती है वो इसलिए होती है कि अदलिया के फैसलों में इंसाफ हो।